नमस्कार, मैं हूं अनंत विजय और दैनिक जागरण वार्तालाप के इस नई कड़ी में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ आज एक और नए लेखक जुड़ेंगे और जैसा कि आप सब जानते हैं कि वार्तालाप का मकसद होता है अलग अलग भाषाओं में लिखने वाले लेखकों को एक मंच पर लाकर दैनिक जागरण के पाठकों और दैनिक जागरण के साथ जुड़े लोगों के साथ उनका संवाद कराना, उनके बारे में जानकारी देना और उनसे जुड़े दिलचस्प तथ्यों पर उनसे बातचीत करना। आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से अश्विन सांघी। अश्विन सांघी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक जागरण वार्तालाप के इस एपिसोड में। आपका बहुत स्वागत है अश्विन जी। थैंक यू अनंत जी। और मुझे जो जिस बात की खुशी है वो ये है कि मेरा जो डिस्कशन हो रहा है वो आपके साथ हो रहा है। हाँ, ये जरूर है कि हम अलग अलग शहरों में बैठे हैं। लास्ट टाइम जब हम लोगों की का ये बहुत ही जिसे कहते हैं दिलचस्प डिस्कशन हुआ वो लखनऊ में था। तो जी जी। होपफुली मैं यही चाहूंगा कि कभी ना कभी हमारा जो मामला है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए, ताकि हम वापस साथ साथ में बैठ के एक कप चाय लेके फिर ये डिस्कशन कर सके। बिल्कुल, लेकिन जब तक ईश्वर की कृपा से वैसा नहीं होता है तब तक हमें इस आभासी दुनिया में ही एक दूसरे को देखकर संतोष करना पड़ेगा। बिल्कुल अ, बिल्कुल। मैं अश्विन सांघी जी के बारे में आपको और बताऊं, ये लेखक के साथ साथ ये सेलिब्रिटी भी हैं। फोर्ब्स ने इनको अपनी सेलिब्रिटी लिस्ट में शामिल किया है और कई सारे पुरस्कार इन्हें मिल चुके हैं। क्रॉसवर्ड पुरस्कार, अट्टा गलाटा, लिटो फेस्ट, बहुत सारे पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। और इनकी जो नई किताब इस वर्ष कोरोना के पहले आई थी, मैं दिखाना चाहता हूँ, द वॉल्ट ऑफ विष्णु। ये किताब इनकी आई थी और इस किताब पर एक बहुत दिलचस्प सूचना प्रकाशित है कि अश्विन सांघी की अब तक 10 लाख से अधिक प्रतियां बिक चुकी है इनके किताबों की। चाहे वो रोजाबेल लाइन्स हो, चाणक्य चैंट हो, या कृष्णा कीज हो, सियालकोट सागा हो, कीपर्स ऑफ कालचक्र हो, ये सारे उपन्यास इनके बेस्ट सेलर रहे हैं। और केसी नीलसन की चार्ट में तो इनकी किताबें लगातार 18 महीने तक टॉप पर भी रही हैं। अश्विन, आपको इन सब चीजों के लिए मैं देर से ही सही लेकिन आमने सामने बधाई देता हूं कि आपकी किताबें इतनी हिट रही। और ये वॉल्ट ऑफ विष्णु ईश्वर की कृपा से जनवरी में ही आ गई थी, हाँ तो जी। कोरोना के पहले पाठकों तक ये पहुंच गई बिल्कुल और पाठकों बिल्कुल। को जितना खरीदना था वो खरीद लिया। और अश्विन के बारे में और भी बहुत दिलचस्प चीजें बताऊंगा कि विश्व प्रसिद्ध लेखकों के साथ इनका लेखन का क्या अनुभव है। लेकिन सबसे पहले अश्विन जी, आपसे ये सवाल मैं जानना चाहता हूँ। वॉल्ट ऑफ विष्णु पर लौटूंगा, लेकिन उसके पहले जो आप कंसेप्शन से कंप्लीशन तक आपका जो लेखन की प्रक्रिया होती है, मैंने पहले जब आपके बारे में सुना और लिटो फेस्ट में जब आपसे पहली बार मिला तो मुझे किसी ने बताया कि अश्विन दिन में बिजनेसमैन होते हैं और रात में राइटर होते हैं। नहीं, देखिए अनंत जी, देखिए मैं मारवाड़ी परिवार से हूं, तो बिजनेस तो वैसे भी रग में जिसे कहते हैं कि इट इज पार्ट ऑफ लाइफ। यस। पर मेरे लिए करीब 12 से 15 साल पहले जब ये रोजाबाल का दौर शुरू हुआ और मैं कश्मीर पहुंचा और वो पहली पहली जो किताब थी वो लिख डाली, उस टाइम से आज तक मैं कई बार लोगों से कहता हूं कि भाई, यू नो, पहले तो ये जमाना था कि मैं रात को लिखता था 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, और फिर 1 बजे तक लिखता रहता था। आज ये सिचुएशन है, ये जो स्थिति है वो ये है कि मैं ज्यादातर अपना टाइम लिखने में, रिसर्च में और लेक्चर्स में, उसमें ज्यादा डिवोट करता हूँ। थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं वो जो पुराना अंदाज है बिजनेस का, वो तो कभी नहीं जा सकता है, वो तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि परिवार ही ऐसा है। पर मेरा जिसे कहते हैं करीब 70 से 75% टाइम जो है वो अब मेरे क्रिएटिव परस्यूट्स में रहता है। अश्विन, आपने कहा कि आप मारवाड़ी परिवार से हैं और बिजनेस आपके खून में है, रगों में दौड़ता है। लेकिन इस परिवार में एक ऐसे शख्स भी थे जिन्होंने आपको लेखक बना दिया। जब आप बिल्कुल 13 साल की उम्र के थे तो वो आपको
नियमित अंतराल पर किताबें भेजा करते थे। वो बिल्कुल। किस्सा जरा हमारे दर्शकों को एक बार बताइए। तो अनंत जी, आपको मालूम ही है, मेरे जो नाना जी थे, उनको हम एक्चुअली नाना जी नहीं, हम मछले नाना जी कहते थे, क्योंकि वो तीन भाइयों में बीच के भाई थे, मिडिल अच्छा। ब्रदर थे। और जी। तो वो मेरे रियल नाना जी नहीं थे, मेरे नाना जी के बड़े भाई थे। जी। और वो सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं, पर वो बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं लिटरेरी परस्यूट में उनकी दिलचस्पी थी। उनका एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी था कानपुर में, और वो लाइब्रेरी में उनके हजारों किताबें थीं। और उनकी पुरानी आदत थी कि वो हर हफ्ते एक किताब उसमें से चुन के मेरे पास भेजते थे बंबई में। और उस जी। जमाने में उनके वैसे भी सोमवार को और बुधवार को उनके ट्रेन टिकट बुक रहते थे, क्योंकि कई लोग बंबई से कानपुर या कानपुर से बंबई जा रहे होते थे। जी। तो किसी ना किसी के हाथ वो किताब भेज देते थे। और ये एक वन वे स्ट्रीट नहीं था। अ, उसके लिए, वो किताब अर्न करने के लिए, उस किताब को, अगली किताब के लिए मुझे उनके पास एक चिट्ठी भेजनी होती थी। और उस चिट्ठी में मुझे लिखना होता था कि मैंने क्या पढ़ा, उसमें अच्छी चीज क्या थी, उसमें बुरी चीज क्या थी, उससे क्या सीख मिल सकता है। तो ये कई चीजें ऐसे मुझे उनको चिट्ठी भेजनी पड़ती थी, फिर जाके उनकी अगली किताब आती थी। तो उनकी लाइफ टाइम में उन्होंने मुझे करीब 300 से ज्यादा किताबें भेजी। और मुझे मालूम नहीं था उस जमाने में, और उस वक्त मुझे मालूम नहीं था, अंदाजा नहीं था कि अ, किसी किसी प्रकार से वो मेरी, जिसे कहते हैं रीवायरिंग, बिल्कुल। सर्किट, जो सर्किट था वो रीवायर हो रहा था। और मैं वोरेशियस रीडर तो बन ही गया, पर कई साल बाद मुझे ये लगा कि नहीं, मुझ में ये काबिलियत है कि मैं अगर चाहूं तो मैं सिर्फ रीडर ही नहीं, पर मैं राइटर भी बन सकता हूं, मैं लेखक भी बन सकता हूं। तो ये बहुत ही, जिसे कहते हैं, कई बार हम सोचते नहीं हैं कि हमारी जो अपब्रिंगिंग है वो कितनी महत्वपूर्ण होती है इन चीजों में। जी। मेरे जो जो खुद का परिवार है, मेरे पिताजी का परिवार, उसमें तो ये था कि भाई, अगर पूरी की पूरी वोकैबुलरी, पूरी डिक्शनरी अपन देख लें, तो सिर्फ दो ऐसे शब्द हैं जो महत्वपूर्ण हैं। एक तो है डेबिट और दूसरा है क्रेडिट। तो मतलब टोटल फोकस था कि भाई बिजनेस बिजनेस बिजनेस। तो मैं अपने नाना जी के पास जाता था और मैं पूछता था उनसे कि भाई नाना जी, ऐसे ऐसी बात हो रही है। तो वो कहते थे कि देखो बेटा, तुम्हारा जो परिवार है वो वैसे भी बनिया परिवार है, और बनिए परिवार में तो तुम लक्ष्मी के पीछे भागोगे ही। वो तो तुम्हारा, मतलब जिसे कहते हैं, डीएनए है, कि लक्ष्मी का डीएनए। पर जी। एक चीज याद रखो कि लक्ष्मी और सरस्वती के बीच में एक बहुत ही दिलचस्प रिलेशनशिप है, कि जी। जहां पर भी सरस्वती जाके विराजमान हो जाती हैं, वो लक्ष्मी भी वहां पर आ जाती हैं। उनको वहीं पर, मतलब उनको क्यूरियोसिटी रहती है कि सरस्वती कहाँ गई, और वो खुद वहां पर जाके बैठ जाती है। तो ही सेड कि अगर तुम्हारे लाइफ में तुमको ये चाहिए कि भाई, अगर तुम लक्ष्मी के पीछे भी भागना चाहते हो, तो पहले सरस्वती के पीछे भाग लो। और हमारे हिंदू माइथोलॉजी में तो देखिए अनंत जी, वो एक पुरानी सिंबलिज्म है कि अगर लक्ष्मी और सरस्वती को हम साथ देखते हैं, तो उनके बीच में एक गणेश जी विराजमान होता है। तो इसीलिए मेरी पुरानी आदत है जोक करने की, कि भाई मेरी पूरी लाइफ गणेश जी की तरह मैं बिताने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसीलिए मेरा फिगर भी ऐसा ही है कि एक तरफ लक्ष्मी जी, एक तरफ सरस्वती जी, और बीच में विराजमान गणेश जी। बहुत अच्छा आपने बताया कि आपका रिश्ता कानपुर से भी है और आपके नाना जी कानपुर के रहने वाले थे। उनका नाम बता दीजिए, क्योंकि जागरण का मुख्यालय भी कानपुर में है। हाँ, दैनिक मुझे जागरण का। मालूम है, मुझे मालूम जी। है। उनका नाम है था राम गोपाल गुप्ता जी। अच्छा अच्छा। जी जी जी। तो ये हमारे दर्शकों को थोड़ा अच्छा लगेगा जानकर कि अश्विन सांघी का कानपुर कनेक्शन भी है।
बिल्कुल, अगर आपने चाणक्य चांट मेरी पुस्तक पढ़ी हो तो जी। चाणक्य चांट में आधे से ज्यादा जो कहानी है वो कानपुर के गलियों में जी। एक्चुअली प्रेजेंट होती है। तो और वो मेरे लिए कठिन बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मेरी मदर का भी जो अपब्रिंगिंग था वो कानपुर का ही था। मेरी जी। जब बहन जब उनकी शादी हुई तो उनकी भी शादी कानपुर में ही हुई, और मेरे अच्छा। जितने भी नाना जी लोग वगैरह सब कानपुर के ही थे। तो हम लोगों का आना जाना रहता था कानपुर में। तो मुझे उसमें कोई ज्यादा जिसे कहते हैं रिसर्च करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे मालूम था कई चीजें कानपुर की ऐसी थीं जो मुझे ऑलरेडी पहले से ही मालूम थी। अश्विन, आप एकदम से जन्म से और अभी तक एकदम खांटी मुंबईकर हैं। मुंबई में आपकी स्कूलिंग हुई, मुंबई में आपने कॉलेज किया, येल यूनिवर्सिटी से आपने एमबीए किया। तो नानाजी वाले अगर प्रसंग को छोड़ दें तो आपको ये कब लगा कि आपको लिखना चाहिए? क्या मोमेंट था वो? अ, क्योंकि इतने हाईली डेकोरेटेड आपकी स्टडीज रही है, आपने इतनी हाँ पढ़ाई की, हाँ। अचानक से आपको लेखक बनने की कैसे सूझी? अ, अनंत जी, वो एक्चुअली कहानी ये है कि मैं 2002 या 2003 में श्रीनगर गया था। तो वहां पर एक बहुत ही हमारे परिवार के खास दोस्त, मित्र मेरे जी। फादर के, वहां पर उनकी डॉटर की शादी हो रही थी। और उस वक्त भी पूरा का पूरा जिसे कहते हैं लॉकडाउन का ही माहौल था। टेररिज्म तो बिल्कुल ही जारी था। जी, पीक तो पे था हम उस पे। बहुत ही कठिनाई से हम लोग वहां पर श्रीनगर पहुंचे, और हमने शादी अटेंड की। और अगले दिन मेरी जो फ्लाइट वापस मैं दिल्ली के लिए लेने वाला था वो कैंसिल हो गई। तो मुझे वहां पर मैं अटक गया एक और दिन के लिए। और वो कोई खास बात थी नहीं, श्रीनगर में तो आधे से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो ही रही थी। तो मैं जी। वहां पर अटक गया एक और दिन। मैं निकल गया अपने होटल से, मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि यार मुझे कोई दिलचस्प जगह ले जाओ, मेरा जो जी है वो घबरा रहा है होटल में। तो उसने कहा कि साहब, अगर आप चाहें तो अपन शंकराचार्य पहुंच जाते हैं, या अगर आप चाहें तो हजरत बाल जा सकते हैं, या चश्मशाही जा सकते हैं। तो मैंने कहा यार ये सब तो मैं देख चुका हूं, क्योंकि अनेक बार मैं अपने परिवार के साथ श्रीनगर और गुलमर्ग और ये जगहों में पहुंच चुका था। तो जी। उसने कहा कि ठीक है साहब, आपने रोजाबाल देखा है कि नहीं? तो मैंने कहा ये कौन सी जगह है? तो उसने कहा नहीं, एक मकबरा है और मैं वहां पर आपको ले चलता हूँ। तो हम रोजाबाल पहुंचे, और रोजाबाल में जो यूनिक चीज है, जो बहुत ही मतलब अ, जिसे कहते हैं बहुत ही दिलचस्प, कि वहां पर एक अ, वो जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है वो करीब जो प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स हैं वो दिखाते हैं कि कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर वहां पर करीब रफली 2000 साल से खड़ा है। और वहां पर जो गाड़े गए हैं वो हैं एक मुस्लिम पीर, उनका नाम है नसीरुद्दीन। वो 13th या 14th सेंचुरी का बेरियल है। पर उसके पहले जो ओरिजिन है टूम का, वो जी। बहुत ही पुराना बेरियल है। और वो इस्लामिक बेरियल नहीं है, क्योंकि इस्लामिक बेरियल में जो सिर है वो मक्का की तरफ गाड़ा गया जाएगा। पर जी। जी। जो पुरानी बेरियल है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। अच्छा। तो जब मैंने ये देखा, मैंने कहा यार ये इसका मतलब क्या हुआ? तो हमारे जो पुराने जूइश लोग हुआ करते थे, वो अपने जो बेरियल्स थे वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में करते थे। और बाहर उस मकबरे के बाहर एक मेटेलिक प्लेट है। उस मेटेलिक प्लेट पे दो पैरों का कार्विंग किया गया है। और उस कार्विंग पे कई ऐसे इंडिकेशंस, सिंबल्स बनाए गए हैं, जहां पर जब आदमी का क्रूसिफिक्शन होता है तो उसमें जहां पर कील गाड़े जाते हैं, तो वो कौन से पॉइंट्स हैं जहां पर कील गाड़े गए। तो ये ऐसा जिसे कहते हैं, मैं बिल्कुल ही जिसे कहते हैं
पागल हो गया इस कहानी से। चौंकाने वाली कहानी थी। बिल्कुल कि, बिल्कुल। हो सकता है क्या कि ईसा मसीह यहाँ पर आ गए श्रीनगर में, और वो एक्चुअली क्रूसिफिक्शन के बाद सर्वाइव कर गए और यहाँ पर इंडिया पहुंच गए, कश्मीर पहुंच गए, और हो सकता है कि उनका नाम, जब तक वो कश्मीर पहुंचे तो उनका नाम हो गया था यूसुफ, लीडर ऑफ द हील्ड, जो जिसमें काबिलियत है कि वो बीमार को भी ठीक कर सकता है। तो और हमें मालूम है कि बाइबल में तो कई ऐसे रेफरेंसेस हैं जहां पर जीसस की हीलिंग पावर बताई गई है। जी। तो मैं अगले 2 साल तक अनंत जी मैं उस कहानी के साथ रहा। मुझे मेरे माइंड में था कि मुझे इस पे रिसर्च करना है, और अगले 1.5 साल 2 साल तक मैं इस पे हर किताब, हर ऐसे शख्स के साथ बात करना चाहता था जिसको इस पर्टिकुलर मकबरे के बारे में ज्यादा मालूम हो। 1.5 साल 2 साल बाद मेरी वाइफ मुझसे कहने लगी कि अश्विन, ये सब तो ठीक है कि तुम रिसर्च कर रहे हो, पर इस पे तुम कुछ लिखते क्यों नहीं हो? और उस वक्त तक मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं किताब लिखूंगा। मुझे सिर्फ वो कहानी बहुत ही ज्यादा दिलचस्प और ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी। तो ये हुआ कि हम लोग एक ट्रिप पे थे, और मेरी वाइफ ने मेरे सामने एक कंप्यूटर रख दिया और कहा कि देखो, अच्छा। बहुत हो गया, अब ये रिसर्च बहुत हो गया, अब इस पे कुछ लिखो। और वहां से, जिसे कहते हैं, रोजाबाल की जर्नी शुरू हो गई। ओरिजिनली मेरा इरादा था कि मैं नॉन फिक्शन लिखूंगा, तो मैंने करीब 40 या 50 ऐसे पन्ने लिखे जहां पर आइडिया ये था कि जितना भी मैंने रिसर्च किया है उसके कनेक्शंस मैं देखूं, कनेक्शंस विद हिंदुइज्म, कनेक्शंस विद बुद्धिज्म, कनेक्शंस बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत, कनेक्शन बिटवीन जेरूसलम एंड इंडिया, ब्रह्मा एंड इब्राहिम। इतने सारे कनेक्शंस मुझे सामने आ रहे थे कि मैं जिसे कहते हैं, मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गया था। तो मैंने सोचा कि मैं इसका एक कोई स्ट्रक्चर बना दूं। पर फिर जब मेरी वाइफ ने उसे पढ़ा, उसने कहा कि ये सब ग्रेट है पर एक्साइटिंग नहीं है। जब तक कि इसकी कहानी नहीं बनाओगे, ये कोई नहीं पढ़ने वाला है। तो वहां से वो जो थीसिस था उसको मैंने एक नॉवेल में कन्वर्ट किया और उसका नाम पड़ा द रोजाबाल लाइन। तो क्या भाभी जी के कहने पर ही आप ये बात हमेशा कहते हैं कि मैं ग्रेट राइटर नहीं हूँ, डिसेंट राइटर हूँ? बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए आनंद जी, कई लोग सोचते हैं कि हम लेखक हैं। मैंने कभी भी ये दावा नहीं किया है कि मैं लेखक हूं। मेरा मानना है कि मैं कहानीकार हूं, और जी। कहानीकार और लेखक में बहुत ही ज्यादा अंतर है। तो मेरा मानना है कि मैं कभी भी मैं डिसेंट राइटर हूं, ठीक है, मैं कोशिश करता हूं, पर मैं मेरी जिसे कहते हैं, मेरा जो दिमाग है वो चलता है कि मैं इसका कनेक्ट कैसे कर सकता हूं। अगर मैं 2000 साल पीछे चले जाऊं तो ये कैसी, ये कहानी कैसे साउंड करेगी, और इसका संबंध इस दूसरे विषय से कैसा है। मेरा जिसे कहते हैं, मेरा दिमाग थोड़ा, उसका वायरिंग अलग है, और इसीलिए वो अलग किस्म की कहानियां उसमें से उभर के निकलती हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं राइटर का जो काम है वो मैं डिसेंटली करता हूं। उसके बाद मैं 4 5 6 बार उस कहानी को वापस लिखता हूं, ताकि वो जो राइटिंग है वो थोड़ी बहुत एक्सेप्टेबल हो जाए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं डिसेंट राइटर हूं, बट आई एम अ गुड री राइटर। पर कहीं आपके एमबीए का, तो एमबीए करने का इससे संबंध तो नहीं है कि जिस तरह से वहाँ पीपीटी या एक्सेल सीट से आप लोग खेलते हैं, वही काम आप लिटरेचर के साथ भी करते हैं कि तो कनेक्शन ढूंढो, इसको यहाँ मेरे से जोड़ ख्याल दो? मेरे ख्याल से सिर्फ 2 ऐसे राइटर हैं इंडिया में जो अपने प्लॉट आउटलाइंस एक्सेल शीट्स पे लिखते हैं। एक तो है मेरा दोस्त अमीश त्रिपाठी, और एक जी। दूसरा है अश्विन सांघी। हम दोनों एक्सेल शीट्स काम में लेते हैं फॉर द ओरिजिनल आउटलाइन, क्योंकि वो, मतलब, उसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर मिल जाता है एक्सेल शीट में।
आप देखिए, जैसे एक कहानी है मेरी सियालकोट सागा, वो जी। कहानी है दो लड़कों की जो पार्टीशन के टाइम पे बिछड़ जाते हैं, एंड दे ग्रो अप इन बॉम्बे एंड कैलकाटा। तो अगर आप उसकी ओरिजिनल जो स्प्रेडशीट है अगर आप वो देखेंगे, तो यू विल फाइंड कि लेफ्ट साइड के जो कॉलम्स हैं वो उसमें ईयर लिखे हैं, 1942, 1943, ऑल द वे राइट अप टू 2010। और अगर आप उसके कॉलम्स देखेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई उसमें कैरेक्टर नंबर 1 का एज क्या था, कैरेक्टर नंबर 2 का एज क्या था, कैरेक्टर नंबर 1 क्या कर रहा था उस टाइम पे, क्या वो स्कूल में था, क्या उसने अपना बिजनेस शुरू कर दिया था, क्या उसका पहला प्रेम उभर के आया था, व्हाट वाज ही डूइंग इन हिज लाइफ, उस जमाने में इंडिया में क्या हो रहा था, व्हाट वाज द पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, कल्चरल सिचुएशन। तो कई ऐसे चीजें हैं आनंद जी जो मैंने ऑलरेडी उस स्प्रेडशीट पे प्लॉट कर दिया है, और उसमें लास्ट जो कॉलम है वो इंडिकेशन है कि वो चैप्टर जो है वो एंड कहाँ होता है, तो उसका हुक क्या है। क्योंकि मेरा मानना है कि हमारी जो सबसे बड़ी चैलेंज है हम राइटर लोगों की, वो ये है कि हाउ डू आई गेट यू टू टर्न द पेज। यस। और ये चक्कर जो है वो आजकल मूवीज में भी है और नेटफ्लिक्स सीरीज में भी है, कि हम आपका अटेंशन ग्रैब करके उस अटेंशन को कैसे रखें, आपको कैसे सिचुएशन क्रिएट करें कि आप उससे उस सिचुएशन से हिलना ना चाहो, और आपके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होनी चाहिए कि आप फोन उठाएं या फेसबुक मैसेज देखें या इंस्टेंट मैसेंजर करें या व्हाट्सएप करें, पर आपको जिसे कहते हैं अंदर से ये सिचुएशन हम पैदा कर दें कि नहीं, मुझे किसी भी हालत में पन्ना पलटना पड़ेगा। ये अखबार में भी जब हम बिजनेस वालों के साथ मीटिंग में बैठते हैं अश्विन, तो ये सारे टर्म सुनने को मिलते हैं। इस आइडिया का हुक क्या है, टाइम स्पेंड कैसे बढ़ाएंगे, बिल्कुल। तो ये सब चीजें अच्छा है। आपसे बातचीत करते हुए मुझे सत्यजीत रे याद आ रहे हैं। सत्यजीत राय साहब भी जब फिल्म बनाते थे तो उसका पहले स्केच बनाते थे पूरा वो अपनी हाँ, कॉपी पे। तो बिल्कुल। आप और आपके मित्र अमीश, मुझे भी लगता है कि वो सत्यजीत रे की तरह हैं कि पहले आप एक्सेल सीट या स्प्रेड सीट पे पूरा उपन्यास उसको ड्रॉ कर लेते हैं। बिल्कुल। और आनंद जी, एक बार आप वो ऑर्गेनाइज्ड मेथोडोलॉजी काम में ले लें तो फिर जी। आप किसी और तरीके से लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर आपका जो माइंड है, जब मैं अगर आप देखिए मेरी 6 किताबें भारत सीरीज में आई हैं, रोजाबाल लाइन, चाणक्यास जी। चांट, कृष्णा की, जी। द सियालकोट सागा, गुड सागा। कीपर्स ऑफ द काल चक्रा एंड वॉल्ट ऑफ विष्णु। तो 6 किताबें आई हैं, और इन किताबों को लिखने में मेरे 12 साल निकल चुके हैं। तो अगर आप देखिए तो एवरेज पर बुक हैज बीन अराउंड 2 years। तो उस 2 साल में अगर आप देखने जाएं तो मेरा करीब 6 से 8 महीना रिसर्च में चले जाता है। इट कुड बी रीडिंग बुक्स, कई बार ट्रैवल होता है, जैसे कृष्णा की के लिए मैं कहीं पर मथुरा जा रहा था, कहीं द्वारका पहुंच गया, कहीं वृंदावन पहुंच गया। सियालकोट सागा में ज्यादातर इंटरव्यूज थे। कीपर्स ऑफ द काल चक्र में मुझे ज्यादा अपने आप को साइंस सिखाना पड़ा, क्योंकि मैं क्वांटम थियोरी जानता नहीं था और वो किताब पूरी क्वांटम थियोरी पे आधारित बिल्कुल है। बिल्कुल तो बिल्कुल। करीब 8 महीने 9 महीने निकल जाते हैं रिसर्च में। फिर करीब 3 से 4 महीने मेरे चले जाते हैं उसको वो प्लॉट आउटलाइन लिखने में। जो एक्सेल शीट की मैं की बात कर रहा था, वो करीब 4 महीने चले जाते हैं। उसके बाद लिखने में करीब 6 महीने जाते हैं। तो एक्चुअली इट इज द इजिएस्ट पार्ट। सबसे जो आसान काम है वो एक्चुअली वो 6 महीने में किताब लिखने का काम होता है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पूरा रिसर्च है, आपके पास पूरा प्लॉट आउटलाइन है। और फिर आखिर में 3 या 4 महीने चले जाते हैं इन टर्म्स ऑफ री राइटिंग एंड एडिटिंग। सो वो जो प्लॉटिंग का जो स्टेज है वो सबसे कठिन स्टेज है, क्योंकि आपको सारे जो लूज एंड्स हैं वो उस वक्त आपको टाई अप करने पड़ते हैं। अश्विन, एक और सवाल मेरे मन में कि आपने शुरुआत हिस्ट्री से की, जैसे रोजाबाल की आपने पूरी स्टोरी बताई, उसके बाद आप माइथोलॉजी पे चले गए।
फिर थियोलॉजी पे चले गए, फिर क्राइम पे चले गए। तो ये ऐसे क्यों ऐसा करते हैं आप, मतलब जैसे आनंद जी, एक बार जब आप और मैं लखनऊ में चाय ले रहे थे, तो मैंने जी कहा कि आनंद जी, मेरी जो सबसे बड़ी मुसीबत है कि मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ। मेरा अटेंशन स्पैन, का अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत ही कम है। तो मैं हर जो भी किताब मैं लिखता हूँ, जैसे कई मेरे ऐसे रीडर्स हैं जो आके पूछते हैं कि अश्विन यार, चाणक्य चांट तो इतनी अच्छी किताब थी, उसका सीक्वल तुमने क्यों नहीं लिखा? या कृष्णा की एक ऐसी किताब थी जहां पर मुझे लग रहा है कि अगर तुम चाहते तो तुम 3 किताब उस पर लिख सकते थे। बिल्कुल पर बिल्कुल बिल्कुल। पर मेरा मानना है कि एक बार मैंने एक विषय को कवर कर लिया है तो मैंने कवर कर लिया है। वो एक किताब मैंने आपको डिलीवर कर दी, तो जब मैं 7वीं किताब भारत सीरीज में लिखूंगा तो वो कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक पे होगा। तो मैं बहुत ही आसानी से बोर हो जाता हूं, और मेरा सबसे बड़ा डर है इस बात का कि आप मुझे कोई ना कोई खांचे में, कोई ना कोई डब्बे में, कंपार्टमेंट में आप मुझे डाल दोगे। अरे अश्विन, वो तो माइथोलॉजी राइटर है, वो तो हिस्ट्री राइटर है, वो तो क्राइम राइटर है। मुझे उस बात का बहुत ही ज्यादा डर रहता है आनंद जी, क्योंकि मुझे लगता है कि इसका मतलब हुआ कि हर किताब जो मैं लिखूंगा तो मेरे रीडर्स एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हर किताब प्रीवियस किताब की जैसे के कुछ मिलते जुलते थीम्स और टॉपिक्स पे होगी। वो मैं नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा, अब आपसे मैंने आधे घंटे का ही समय लिया है, मेरे पास थोड़ा वक्त कम है। आपसे अब मैं अपने दर्शकों को और पाठकों को ये बताना चाहता हूं कि अश्विन सांघी भारत के इकलौते लेखक हैं जो जेम्स पैटरसन के साथ काम कर चुके हैं। उनके साथ लिखी किताबें न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर में हफ्तों दर हफ्ते शीर्ष पर रही है। तो ये एक जेम्स पैटरसन को जो लोग जानते हैं उनको इस बात का अंदाजा होगा कि अश्विन कितने बड़े लेखक के साथ मिलके काम कर रहे हैं। अश्विन, मैं ये जानना चाहता हूँ, जेम्स पैटरसन के साथ आपका अनुभव अच्छा या बुरा, थोड़ा हमें बताइए, क्योंकि नहीं वो हमारे लिए वो बड़े एक क्या मिथ की तरह लगते हैं दूर बैठे हुए। ओ, नहीं जेम्स पैटरसन। अनंत जी, एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि जी, हमने 2 किताबें साथ लिखी, एक तो प्राइवेट इंडिया और एक प्राइवेट प्राइवेट इंडिया, दिल्ली, हाँ। जी और दूसरी किताब थी प्राइवेट दिल्ली। तो दोनों किताबें न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर बन गई, तो इसका मतलब है कि लोगों ने अप्रिशिएट किया उसको। पर जो फॉर्मूला है जेम्स पैटरसन का, वो फॉर्मूला क्राइम थ्रिलर्स में बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं महत्वपूर्ण है, क्योंकि जी उनको जो हम लोग अभी जिस विषय पे बात कर रहे थे कि आप आदमी को हुक कैसे करो, तो उनका जो फॉर्मूला है कि सस्पेंस को कैसे बढ़ाओ, थ्रिल को कैसे बढ़ाओ, सस्पेंस को इलोंगेट कैसे करो, उसको खींचो कैसे, ये जो इनके जो छोटे छोटे टेक्निक हैं वो उभर के आते हैं व्हेन यू राइट अ बुक विद हिम। तो जो प्राइवेट इंडिया और प्राइवेट दिल्ली थी, दोनों किताबें जब आप कंपेयर करोगे अश्विन सांघी की किताबों से, तो वो हाफ द साइज थी, क्योंकि अगर आप एवरेज भारत सीरीज की किताब लो तो अबाउट 120,000 वर्ड्स, पर जो जेम्स पैटरसन की किताबें हैं नॉर्मली अराउंड 70,000 वर्ड्स। तो छोटी किताबें हैं, बट द आइडिया इज कि जिसे कहते हैं एक्साइटमेंट, थ्रिल, सस्पेंस, ये सबको हाइटन कैसे किया जाए, उसको एम्पलीफाई कैसे किया जाए, वो जेम्स पैटरसन फॉर्मूला उसको कह सकते हैं। आपकी ये किताब जो मेरे हाथ में है, द वॉल्ट ऑफ विष्णु, ये 319 पेज की है। ये 1.25 लाख वर्ड्स लिखे होंगे इसमें आपने। हाँ, करीब आंकड़ा करीब 1,10,000 का है। ओके। अश्विन, एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहता हूँ, आप सोशल मीडिया पे भी काफी सक्रिय हैं। सोशल मीडिया के आने के बाद और जिस तरह से ईएल जेम्स ने सोशल मीडिया पर मार्केटिंग करके अपनी ट्रायोलॉजी को बहुत बिल्कुल पूरी दुनिया में फैला दिया, बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि बुक मार्केटिंग और बुक राइटिंग दोनों को इम्पैक्ट डाला है सोशल मीडिया ने कुछ, या नहीं डाला है? नहीं, जरूर डाला है आनंद जी, पर जितना हम सोशल मीडिया को क्रेडिट देते हैं मार्केटिंग पॉइंट से,
उतना हम उसको शायद क्रेडिट नहीं देते हैं क्रिएटिविटी और आइडिएशन में। आप देखिए जैसे वॉल्ट ऑफ विष्णु मेरी निकल गई, और वॉल्ट ऑफ विष्णु में कई ऐसे विषय हैं जो आज के तारीख में जिसे कहते हैं हैरान करने वाले हैं, क्योंकि उसमें चाइनीज अटैक का जिक्र है, उसमें चाइनीज लेबोरेटरीज का जिक्र है, और ये सब लिखा गया 2 साल पहले, बिफोर ऑल द हैपनिंग्स ऑफ टुडे, बिफोर गलवान हैज हैपेंड एंड ऑल ऑफ दैट। तो अगर आप देखने जाइए तो वो आइडियाज कहाँ से आए? वो आइडियाज एक्चुअली आए बाय बीइंग इन्वॉल्व्ड इन सोशल मीडिया, कि ऐसे अटैक हो सकता है। डू यू थिंक दैट जेनेटिक इंजीनियरिंग कुड बी हैपनिंग? कुड देयर बी डीएनए सीक्वेंसिंग हैपनिंग एट चाइनीज लेबोरेटरीज? तो मेरा मानना है कि सोशल मीडिया सिर्फ मार्केटिंग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जरूरी नहीं है, पर इसमें हमारा जो टू वे कम्युनिकेशन है हमारे रीडर्स के साथ, वो बढ़ सकता है। एंड जो मेरे बेस्ट आइडियाज हैं, कई बार मेरे रीडर्स मुझे सोशल मीडिया के थ्रू मुझे कम्युनिकेट करते हैं। सो दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अश्विन, आप मार्केटिंग की बात कर रहे थे, तो मुंबई में मैंने आपको सुना था लिटो फेस्ट में। हाँ जी। लिटो फेस्ट में आपने बड़ी दिलचस्प बात बताई थी रोजाबेल लाइंस की, कि जब मैं जाता था और चुपके से बुक शॉप पे पहुंच जाता था और मेरी किताब पीछे रखी होती थी, तो मैं उसको चुपके से लाता था और झाड़ पोंछ के बेस्ट सेलर के सामने लगा देता था। बिल्कुल बिल्कुल। ये बिल्कुल सही बात थी, क्योंकि उस वक्त मेरे जो पब्लिशर थे, और आज भी मेरे पब्लिशर हैं वेस्टलैंड, उनमें एक पुराना सेल्स मैनेजर हुआ करता था। उसका नाम मैं भूल नहीं सकता हूँ, क्योंकि उसका नाम था राजा राम। और राजा राम जी की एक जिसे कहते हैं, उनका एक मुहावरा था। वो कहते थे, जब भी हम लोग दुकान में जाते थे, वो कहते थे कि एक चीज याद रखिए कि जो दिखता है वो बिकता है। तो बेस्ट सेलर जो है वो सिर्फ आपके राइटिंग से नहीं होता है, जो दिखता है वो बिकता है। तो ये एक ऐसा जिसे कहते हैं गोल्डन रूल था, जो मेरे दिमाग में जाके बैठ गया। तो जब रोजाबाल लाइन निकली तो मैं कई दुकानों में जाता था और मैं देखता था कि मेरी किताबों का स्टॉक कितना है। अगर मुझे सामने से दिखता नहीं था कि मेरी किताब पड़ी है, तो मैं ऑटोमेटिकली अपने वो क्लार्क के पास जाके पूछता था कि भाई तुम्हारे पास स्टॉक कितना है, मुझे जरा एक किताब लेनी है। मैंने सुना है कि एक नए लेखक आए हैं, उनका नाम है अश्विन सांघी, एंड मैं कई अच्छी अच्छी चीजें सुन रहा हूँ उस किताब के बारे में। पर वो कहते थे कि वो 4 किताबों की का स्टॉक है, तो मैं उस पर्टिकुलर एरिया में पहुंच जाता था, उन किताबों को उठा के उनको ठीक से साफ करके वापस आके सामने रख देता था, ताकि जो मतलब मेरे माइंड में यही था कि भाई ये किताब जो है वो दिख जाए, ताकि वो बिक जाए। अश्विन, आपने दैनिक जागरण के साथ इतना समय हमें दिया। दैनिक जागरण के पाठकों से, दैनिक जागरण के दर्शकों से, हमारे जागरण हिंदी.in के जो हमारे साथी हैं, जो हमारे साथ जुड़े लोग हैं, उनके साथ आप जुड़े। और सबसे बड़ी बात है कि अश्विन ने हमारे साथ पूरे आधे घंटे तक हिंदी में बात की। अश्विन, आपको बहुत बहुत हृदय से आभार। कि और मुझे लगता है कि ये कुछ कुछ रेयर बातचीत होगी जिसमें अश्विन सांघी शुरू से लेकर अंत तक हिंदी में ही बातचीत करते रहे। नहीं, एक चीज है आनंद जी कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ ये डिस्कशन करके। पर मैं दूसरी चीज आपको कहना चाहता हूं कि मेरी जो जितनी भी किताबें भारत सीरीज में हैं, वो नॉर्मली साल भर के अंदर अंदर सब ट्रांसलेट हो जाती हैं। तो जो पहला ट्रांसलेशन निकलता है वो हिंदी में, फिर उसके बाद गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट जो एक ट्रांसलेशन मैं एक्चुअली पढ़ता हूं वो है हिंदी का ट्रांसलेशन। क्योंकि देखिए, अपन कुछ भी कह लें, मैं जरूर अंग्रेजी में लिखता हूं, और क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग बंबई में हुई है, मेरी ज्यादातर मेरा इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो हिंदी पर हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जो हम सबको यूनाइट कर सकती है। एंड भले ही शायद पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हो कहना कि भाई ये हमारी मातृभाषा है,
या ये ऐसी जिसे कहते हैं सेंटिमेंट है। मेरा मानना है कि हिंदी लैंग्वेज नहीं है, भाषा नहीं है, एक सेंटिमेंट है, और उस सेंटिमेंट को मैं सिर्फ एक्सप्रेस कर रहा था और कुछ नहीं। बहुत अच्छी बात कही आपने अश्विन कि हिंदी भाषा नहीं एक सेंटीमेंट है। इसी नोट पर हम इस बातचीत को समाप्त करेंगे और उम्मीद करेंगे कि ये वॉल्ट ऑफ विष्णु जो किताब है इसका हिंदी अनुवाद भी जल्द से जल्द हिंदी के पाठकों के बीच में आएगा। और वेस्टलैंड काम कर ही रहा होगा, मुझे उम्मीद है। वो कोरोना की वजह से थोड़ा डिले हो गया है, अदरवाइज आपकी किताबें हिंदी के पाठकों को भी उतनी ही प्रिय है। और मुझे लगता है कि हिंदी के पाठक ज्यादा खरीदते हैं अंग्रेजी वालों से, क्योंकि संख्या बहुत बड़ी है। 50 करोड़ और 5 करोड़ में बहुत फर्क होता है। अश्विन, आप दैनिक जागरण के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार। हम फिर मिलेंगे और ईश्वर ने चाहा तो हम आमने सामने बैठकर भी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आनंद जी, बहुत धन्यवाद।